हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हम काइनेटिक्स में आईएनएस इक्वेशन को आगे एक्सपैंड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी और डेरिवेशन ऑफ आईएनएस इक्वेशन पढ़ी थी थ्रू कोलिजन थ्योरी, राइट। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम जैसा ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में देखिए यहाँ से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रिएक्शन रेट पे, वो पढ़ने वाले हैं दो तरीके से, एक डायरेक्टली, ठीक है, और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली थ्रू ग्राफ और इनडायरेक्टली थ्रू आईएनएस इक्वेशन, राइट। समझ में आएगा? तो आगे चलें। तो पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, पहले हम इस पर काम करने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं टेम्परेचर कोशिश, टेम्परेचर QUOTIENT कोशिश, ठीक है। अब व्हाट इज टेम्परेचर कोशिश? तो हम ये बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at T plus 10 Kelvin and T Kelvin। देखो क्या होता है, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर हम रिएक्शंस का अगर हम रिएक्शन में हमने बोला मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ज़्यादातर रिएक्शंस में जब हम टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। क्या बोला? ज़्यादातर रिएक्शन में हम जब टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाता है या डबल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक। अब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जो रेट की बात करेंगे, हम रेट को रेट कांस्टेंट से K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहे हैं ऑन द रिएक्शन रेट, बट रेट की जगह हम क्या यूज करेंगे? रेट कांस्टेंट। पहले जब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे, पूरे चैप्टर पढ़ लिया हमने, उसमें हम रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट, तो हम यूज कर रहे थे रेट। ये जैसे ये रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ V की पावर, तो रेट पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो वी आर यूजिंग रेट कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, तो हम रेट की जगह क्या यूज कर रहे हैं? K, क्योंकि आपको पता है K एंड रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। समझ में आ गई? तो K टेम्परेचर का जो इफेक्ट रेट पे होगा वही टेम्परेचर का इफेक्ट K पे होगा, एग्री? अब आते हैं आगे। हमने बोला टेम्परेचर कोशिश, हमने ये देखा कि इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और इवन मोर देन डबल्ड। क्या बोला मैंने? रेट, रिएक्शन का रेट दुगना हो जाता है या दुगने से भी ज्यादा हो जाता है जब हम टेम्परेचर को 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं, राइट। 10 केल्विन इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। नाउ दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ज्यादातर केसेस में, इसलिए हमने बोला कि हम रेट को ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारा जो भी रेट है आज, ठीक है, सपोज रेट को मान लेते हैं ना, तो अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या डबल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक टर्म बनाया टेम्परेचर कोशिश, तो हम क्या लिखते हैं? टेम्परेचर कोशिश को हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर QUOTIENT इज इक्वल टू K, यानी कि रेट, K को आप रेट बोल सकते हैं, एट T plus 10 केल्विन अपॉन K एट T केल्विन, ठीक है, T केल्विन। और इसकी जो वैल्यू आती है ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आती है 2 से 3 के बीच ना, ठीक है। ये तो हमने बोला कि टेम्परेचर क्वेश्चन होता है QUOTIENT को स्पेलिंग में मुझे एक्सक्यूज कर दिया पड़ता स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में आती है। अब आता है इसका एक्सप्लेनेशन। ना एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? तो एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। इसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे और यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मैंने बोला सपोज मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, आप फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपके पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, किसी के पास 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 इतनी होगी, ठीक है। और हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इतनी काइनेटिक एनर्जी जितने फ्रैक्शन के पास होगी उसको बोलेंगे हम E को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी,
मतलब सपोज अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, देखो ना इधर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो 50 किलो जूल सपोज मान लो, जितने मॉलिक्यूल्स के 100 में से जितने मॉलिक्यूल्स के पास 50 किलो जूल होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हम बोलेंगे उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है, उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है। और आपको पता है कि जितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, ध्यान दीजिएगा नहीं आएगा बोलो, ठीक है, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक है, चलो इसको दोबारा से बनाते हैं। अब देखो क्या ये क्या है, ये सपोज 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स के पास ये क्या है, ये फ्रैक्शन हैविंग sufficient kinetic energy to get converted into products। दिखाई दे रहा है आपको, चेक करना पड़ेगा क्या मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो इतने फ्रैक्शन के पास sufficient kinetic energy है to get converted into products, या बोल सकते हैं इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ है। 100 में से सपोज ज्यादातर फ्रैक्शन के पास इतनी एनर्जी और वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या है, रूम टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन को करते हैं तो ज्यादातर रिएक्शंस का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि ज्यादातर फ्रैक्शन के पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जिससे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो नहीं होती। क्या तक समझ में? सिर्फ 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स या 15 मॉलिक्यूल्स ज्यादातर रिएक्शंस में ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। क्या तक आगे ज्यादातर फ्रैक्शन के पास है, दिस इज फ्रैक्शन सपोज ये 60 मॉलिक्यूल्स है, दिस इज 60 मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है? नहीं, उससे कम है। तो क्या इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे? नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है। इसलिए ज्यादातर रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कम होता है, ठीक है। अब अगर मैं 10 का लूं, ये मेरा कौन सा, ये ग्राफ कौन से का यूनिट है, टी का यूनिट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना प्लीज। अब अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा दूं, अब क्या होगा, जो फ्रैक्शन था यहाँ पे क्या था, 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी। अब 100 में से मैक्सिमम फ्रैक्शन ये है जिनके पास, देखो टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये सबको पता है, ठीक है। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू C/2 kT, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये है T+10 केल्विन। अब क्या देख रहे हो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब ज्यादा फ्रैक्शन 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स के पास थे जिनके पास इतनी एनर्जी थी और वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। अब क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास अभी भी उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, पर अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, सिर्फ इस लाइन में कंसंट्रेट करोगे, ये लाइन को देखिए ध्यान से, मैं इसको डार्क कर रहा हूं। अब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन of molecules having sufficient sufficient kinetic energy gets doubled। अब इस लाइन को समझो, देखो पहले कितना था, 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास है, मैं इसको याद देख रहा हूं, इसको टर्म को समझिएगा, 100 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास है, 100, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, इजी है समझना। 100 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, तो उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी थी, एग्री, यानी कि 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आया। अब मैंने क्या किया, जब 10 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो फ्रैक्शन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या बोला मैंने, वो फ्रैक्शन या वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है
ठीक है, प्लस में कन्वर्ट होने के लिए वो डबल हो जाता है। देखो डबल हो गया नहीं हो गया, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल एंड के गेट्स डबल, तो इसकी वैल्यू 2 से 3 इसमें आया। तो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं कि जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि अदर वर्ड्स प्रॉपर एक्टिव या सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है, वो डबल हो जाता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। कैसे आएगा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा आइडिया से क्वेश्चन को डेरिवेशन करो। सबसे पहले मैं इसी का न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। यहां तक आ गया मेरे ख्याल से टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। तो इसको आगे चले, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई इशू, गुड। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर। यहां तक आया बच्चों, अच्छे से आया। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है वो है, बस धीरे धीरे करके लगे रहो बच्चों, देखो ढीले नहीं पड़ना ना। मैं बहुत समय वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला है कि सर हम बहुत देर तक रियली फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से पढ़ना है ना, कोविड के दौरान, कोरोना की वजह से। तो बोलते हैं कि सर हम 40 मिनट से ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए बैठना, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो, पर उस शॉर्ट टाइम में भी काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना बेटा। सिलेबस लेट नहीं कर सकते 12th क्लास से ना, आगे से, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए, फॉर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो मैं पहले यहां पर आता हूं, पहला फॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा फॉर एंडोथर्मिक। एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखा है ना। चलिए कोशिश करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। पहली बात, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला A प्लस बी गिव्स यू AB, डेल्टा इज नेगेटिव, हीट बाहर निकली। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, इसकी जो भी एनर्जी है और एनर्जी, इन दोनों की जो एनर्जी उसको क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी प्रोडक्ट्स, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो हीट बाहर निकलती है, यानी कि प्रोडक्ट के बनते बनते हीट बाहर निकलेगी। सपोज जब हीट बाहर निकल रही है, डेल्टा जो है वो है -40 किलो जूल। तो अगर इसकी एनर्जी 100 किलो जूल है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 60 किलो जूल। क्यों, क्योंकि 40 किलो जूल तो बाहर निकलेगी, याद रहा, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, याद रहा। अब इसको ग्राफ की फॉर्म में रखो, समझ में, गुड। अब हम क्या बोलते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कितनी एनर्जी चाहिए, 80 क्या, अच्छा किसके बीच में, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसको बोल देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। 80 क्या है, यहां पे 80, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब हमने बोला रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी है, इसको मैंने बोला ER, क्या बोला, ER, दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहां लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ER क्या हुआ, पहले टर्म क्लियर करिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बोल लो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। अब क्या होगा, अभी क्या बोला, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, सपोज इतनी है, इसको बोला EP। अब EP को क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स,
ठीक है, अब हो गया। हमने बोला जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट्स में, अभी उनके पास कितनी एनर्जी एक्सपोजर वाले की एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में बताया वो एनर्जी जो हम टेंपरेचर बढ़ा के देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं EAF, और EAF क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको देखना होगा तो है ना बेटा, ठीक है, एक एक लाइन और लिख सकता हूं मैं नीचे, ठीक है। कौन क्या बोलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इतनी एनर्जी होगी EAF, अब मैं लिख रहा हूं EAE, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना है, उल्टा रिएक्शन करना है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज EAE इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अब देखो क्या इसकी एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है कम, तो जो भी इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो का डेल्टा एच में उतनी ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे EAB किसके बराबर है, पहली बात EAB ज्यादा है EAF से, है ना बेटा। हम क्या बोलते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट्स से, तो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में आना पड़ेगा, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, है ना बेटा। और इस रिलेशन को आपको दिख रहा है कि EAB किसके बराबर है, EAB किसके बराबर है, EAF प्लस डेल्टा एच, EAF प्लस डेल्टा एच, हाँ ध्यान। अब इसके ऊपर मैं लाता है बेटा, अगर आपको ग्राफ नहीं आता इसके ऊपर मैं लाता है, देखो सिर्फ प्लस माइनस करना है बस, पर फिर भी क्वेश्चन आता है, फिर भी क्वेश्चन आता है, तो मेरी ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट अंदर आएगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा, ER ये क्या है, ये तो जो चाहिए, ET क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, अब देखो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, ये क्या हो गया EP, तो यहां से लेके यहां तक एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन EAF एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे EAB एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हीट अंदर आ रही है, हीट अंदर आ रही है, तो डेल्टा इतना जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, EAF जो है वो ज्यादा होगी EAB से, ठीक है, और EAF जो होगी वो होगी EAB एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, हाँ हाँ। तो ये एनर्जी लेवल आएगा, समझ में आया, इजी है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें। अब इनमें आते हैं एटमोनाइट्स, ठीक है, ठीक है, एक आधा मिनट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इजी पार्ट है, और इसमें क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, देखिएगा अब क्या है, उसने बोला फॉर द रिएक्शन, ठीक है, O3 प्लस O gives you 2O2, ठीक है जी। O3 O के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 बना रहा है, डेल्टा H is plus 50 kJ and the activation energy ठीक है, फॉर द डिकम्पोजिशन
decomposition of O2 into O3 and O is 70 किलोजूल। ठीक है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखो क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ लैंग्वेज में घुमाएगा और उसके बस का नहीं घुमा। ठीक है, तो लैंग्वेज में नहीं घूमना है। अब देखो उसने क्या बोला, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ O2, O2 के डिकम्पोजिशन, O2 का डिकम्पोजिशन, यानी कि मुझे जो गिवन है, मुझे डेल्टा एस तो गिवन है 50 किलो जूल, पर मुझे क्या गिवन है, मुझे EAB गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, वो कितनी है 70 किलो जूल। अब आगे के लास्ट लाइन पढ़ो, कैलकुलेट EA फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2। फॉर्मेशन कौन से रिएक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया EAF निकालनी है। हाँ ध्यान, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, पक्का पक्का पक्का। अब अगर मैं ग्राफ बना, पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभी पढ़ा, ठीक है। अब यहां देखो ये डेल्टा एच है पॉजिटिव, अभी आपने क्या पढ़ा, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट अंदर आ जाएगी, रिएक्टेंस की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डेल्टा एच आएगा वो 50 कितना किलो जूल है, 50 किलो जूल है। तो उसने बोला EAB 70 किलो जूल है, बोला या नहीं बोला, है ना। क्या निकालना है, EAF निकालना है। एक बार आप ग्राफ बनाओ तो बच्चों वाले काम। EAF क्या हो गया, ग्राफ में दिस प्लस दिस, है ना, डेल्टा एच प्लस EAF यानी कि 50 प्लस 70 दैट इज 24 किलो। दिस इज द आंसर। बोलो, देखो ध्यान से देखो, क्या समझ नहीं आया जल्दी बोलो मुझे, और कमेंट चाहिए मुझे अगर नहीं आया समझ लो। आगे बच्चों चले आगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा टेंपरेचर क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन, उसके न्यूमेरिकल भी करने, क्वेश्चन बोल लो कोएफिशिएंट बोल लो आपकी मर्जी है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके बीच में कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमने इसके ग्राफ बनाए, ग्राफ के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करने दैट वी हैव डन। आपके जो सेट होंगे उसमें न्यूमेरिकल नंबर मैं बता दूंगा, कौन सा आपको जो स्टडी प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे उसमें कौन सा न्यूमेरिकल आपको करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आईएनएस इक्वेशन है, बस ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आईएनएस इक्वेशन को पूरा खोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट वीडियो ही है बचा हुआ शॉर्ट्स। एग्रीड? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया सबको आया? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में विल डू द आईएनएस इक्वेशन। थैंक यू सो मच। अगर YouTube में देख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगी और डेली एक वीडियो केमिस्ट्री का क्लास 11th का और डेली एक वीडियो क्लास 12th का। क्लास 11th नीट जेई उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, ऐसे क्लास 12th नीट जेई उसमें इंक्लूड होगा। तो ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।